शिप्रा झा, आज सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कई सारे निर्देश दिए, जिनमें टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली और छठ में दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे लोगों की कोरोना जांच कराने के भी सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनका टीकाकरण कराने के भी निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि जिनका टीकाकरण हो चुका है उन्हें टीकाकरण और आरटी-पीसीआर जांच का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। वहीं सीएम ने आधार कार्ड नहीं रहने पर भी वैक्सीनेशन के निर्देश दिए, साथ ही दूसरे पहचान पत्र के आधार पर भी टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका जल्द से जल्द आधार कार्ड बनाए जाने के सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, आज की समीक्षा बैठक में क्या कुछ खास बातें रही, जरा वो जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और कहीं ना कहीं वो आने वाले संभावित तीसरी लहर को लेकर ये बैठक होगी। देखिए, सिर्फ निश्चित तौर पे बिहार का स्वास्थ्य महकमा हो या फिर बिहार सरकार हो, पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार 2 साल पहले जब कोरोना का मामला बढ़ा था तो उसमें जो बिहार के बाहर के लोग रहने वाले थे, छठ में बड़ी संख्या में बिहार आया था और उसके बाद वो संख्या बढ़ गई थी कोरोना की, जिसको लेकर इस बार जो लगातार थर्ड वेव की चर्चा बार बार आशंका जाहिर की जा रही है। तो बिहार सरकार कोई भी कोताही करने के मूड में नहीं है और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद थे और उसमें मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी गई वस्तुस्थिति की अभी तक फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली है कि जो भी बिहार के बाहर के लोग रहने वाले हैं, जो बिहार में आने वाले हैं, उन्हें जागरूक किया जाए और अगर वो बिहार आ रहे हैं तो उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं, या फिर अगर उन्होंने आरटी-पीसीआर जांच कराई है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है वो अपने साथ रखें। और जो लोग भी बिहार आ रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो। और साथ ही अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड नहीं है और इस वजह से उन्हें वैक्सीन लेने में दिक्कत हो रही है तो उनका वैक्सीनेशन किसी और भी पहचान पत्र पे उन्हें वैक्सीन दिया जाए और साथ ही तुरंत आधार कार्ड बनाने का निर्देश भी उन्होंने अधिकारी को दिया। साथ ही मुख्यमंत्री को ये भी बताया गया कि मोतिहारी मॉडल की चर्चा आज की गई। मोतिहारी एक ऐसा जिला है चित्रा, जहाँ पे 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। तो पूरे बिहार में ऐसी स्थितियां हो, वो बिहार सरकार ने निर्देश दिए हैं। और साथ ही 18, 19 और 20 को स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा वैक्सीन को लेकर। डोर टू डोर वैक्सीन का ये काम किया जाएगा ताकि जो लोग छूटे हुए हैं, सेकेंड डोज जिन्हें नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। तो बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। साथ ही बिहार के बाहर जो बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व में जो लाखों की संख्या में लोग आते हैं उनका जांच कराया जाए। और जहाँ भी एंट्री पॉइंट है, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर जो बिहार में जो बॉर्डर के इलाका है वहां से अगर जो लोग बिहार में प्रवेश करते हैं तो उनकी जांच कराई जाए ताकि कोरोना के थर्ड वेव की आशंका जो जाहिर की जा रही है वैसे आशंका न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। और इसी बीच एक बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। मौके पर फिलहाल डीएम और एसपी पहुंचे हुए हैं, मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी बाल कैदियों ने यहां पर हंगामा किया था, खाना मिलने में देरी पर बवाल किया गया था और जिसके बाद आज ये खबर सामने आ रही है कि 33 बाल कैदी जो हैं वो फरार हो चुके हैं। फिलहाल डीएम जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, जांच किया जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शुक्रवार को भी बाल कैदियों ने यहां पर हंगामा किया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? 33 बाल कैदी फरार हुए, आखिर कहां पर चूक हो गई? जी शिप्रा, 33 बाल कैदी फरार हुए थे यहाँ, लेकिन 15 लोगों को आइडेंटिफाई करके वापस लौटाया जा रहा है विभिन्न थाना क्षेत्र से, अलग अलग जिलों से, जैसे कैमूर से, बक्सर से लौटाया जा रहा है। कुल मिलाकर मतलब 15 बाल कैदी जो है आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उनको वापस लाया जा रहा है। और डीएम ने 18 कैदियों के 18 बाल कैदियों के फरार होने की अभी तक की है। 15 को लौटने के वो करेक्ट आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो चिन्हित हो गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, कहीं किसी थाने में रखा गया है किसी को, और वे वापस लाए जा रहे हैं। लेकिन जो खबर जैसे शुक्रवार को ही बताया जा रहा था कि हंगामा हुआ था, खाना नहीं मिलने
जो देरी से खाना मिली तो हंगामा हुआ, और फिर अब ये बाल कैदी जो है फरार हो गए। तो ऐसे में क्या वहां पर जो सिस्टम है क्या वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है संजय? क्योंकि ये सवाल तो बनता है कि आखिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में उन्हें रखा गया है और अचानक से वो फरार हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, प्लेस ऑफ सेफ्टी जब से स्थापित हुआ है यहाँ जोगिया के पास, भवंडी गांव के पास, तब से यह विवादों के घेरे में रहा है। इसके पहले भी 6 बाल कैदी जो है फरार हो चुके थे। लगातार हंगामे की खबर भी अक्सर आती रही है इस प्लेस सेफ्टी से। कल भी कि कल तो बहुत ज्यादा कैदियों ने, बाल कैदियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की, पुलिस कर्मियों को भी जख्मी किया है। बावजूद यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया। नतीजे आज जो है 33 बाल कैदी फरार हुए। हालांकि उनमें से 15 को आइडेंटिफाई करके वापस लौटाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। पटना में एक महिला सिपाही के प्रेमी की परिजनों ने जमकर पिटाई की है। प्रेमी को लोगों ने महिला सिपाही के साथ कमरे में पकड़ा था। ये मामला शास्त्री नगर थाना के राजा बाजार इलाके की है। हंगामा बढ़ने के बाद ये मामला थाने तक पहुंच गया, जहां पर महिला पुलिस ने प्रेमी को बालिग बताया और कहा कि अगर दोनों राजी हैं तो पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। महिला सिपाही ने प्रेमी के साथ शादी के लिए हामी भरी है। पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की को लेकर तख्त श्री हरिमंदिर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव के चलते प्रशासन ने तख्त श्री हरिमंदिर में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की है। तख्त श्री हरि मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने पूरे मामले पर पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उनके इशारे पर ही मारपीट की घटना हुई। आपको बता दें कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव 63 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सेवादारों को सेवानिवृत्त कर दिए जाने का फैसला सुनाए थे, जिसके बाद प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह की अगुवाई में सेवादारों ने अध्यक्ष अवतार सिंह को और महासचिव इंद्रजीत सिंह के साथ मारपीट की है। मामले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। फैसला मत आ जाए, इसलिए चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ से चले जाएं और फिर से इकबाल सिंह को यहाँ पर काबिज करवाया जाए। और लोग डेली इकबाल सिंह के रूम में 20-20 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, वहीं से प्लानिंग होती है और उनके इशारे पर ही सब काम हुआ है। 2014 में भी इकबाल सिंह के इशारे पर ही यहाँ मारपीट हुई, तलवारें चली और वो काबिज होकर रहते रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम फिर दोबारा काबिज हों, मारपीट करके लोगों को भगा दें। और तख्त साहब में यहाँ पर बेतिया के पूर्वी गोनौली गांव के दलित बस्ती में एक ही घर के 2 बच्चों की मौत हो गई। मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बच्चों को पीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बच्चों को जीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। बिहार के मरीजों को अब इक्मो मशीन के लिए दूसरे राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब पटना के पारस हॉस्पिटल में ही इक्मो मशीन की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना की दूसरी लहर में इस मशीन की कमी महसूस की गई। ये मशीन वैसे मरीजों के लिए वरदान साबित होता है जिनका लंग्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। कैसे काम करती है मशीन और इसकी कितनी जरूरत थी, जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने पारस अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर तलत हलीम से बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर में इक्मो का डिमांड था और जो गंभीर मरीज थे, जिनका दिल और फेफड़ा काम नहीं कर रहा था, बाहर से ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, वैसे मरीजों के लिए देख सकते हैं कि इक्मो मशीन बिहार में अब पहुंच गई है और पारस अस्पताल में यह सुविधा मरीजों को दी जाएगी। तो इक्मो मशीन क्या है और इसकी कितनी ज़रूरत थी, अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तमाम हम जानकारी लेते हैं। यहाँ के हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर हैं पारस के, उनसे। सर क्या कहेंगे, जो इक्मो मशीन है कितनी ज़रूरत थी इसकी? नंबर 1 की ये हमारी बिहार की पहली मशीन है, जैसे आपने कहा, और इसकी ज़रूरत बहुत थी। जो हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि मरीज़ों के लंग्स काम करना बंद हो गए, उनके वेंटिलेटर पे चढ़ाने पे भी उनके लंग्स नहीं काम होते थे। तो इक्मो
कि बेसिक मशीन ये करती है कि जब आपका लंग टोटल फेल हो जाता है तो वो एक बाहर से एक लंग बना देता है, वहाँ से वो ऑक्सीजन देता है और उसके बाद आपके शरीर में डालता है, और ये होप करता है कि नेचर और जब आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो तो आप वापस अपने लंग से ब्रीथ कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरत थी इस मशीन की, और हमने इसकी कमी महसूस की कोरोना में। कितनी कीमत है इस मशीन की, और जो मरीज इलाज करवाएंगे उनको क्या खर्च लगेगा इस? तो देखिए, ये जो इसके जो एक मेम्ब्रेन होता है जिससे ऑक्सीजन फिल्टर होता है, ये मेम्ब्रेन अभी इंडिया में नहीं बन रहा, तो इसकी वजह से इसकी कीमत जो है वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक ट्यूबिंग जो होती है वो सिर्फ 2.5 लाख की हमें मिलती है एट अ वेरी मिनिमल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट। तो पूरी मशीन जो है करोड़ हिसाब लग लीजिए, और एक पेशेंट का जो खर्च है 5-7 दिन तक अगर वो एक्पो में रहता है तो आपके हर दूसरे या तीसरे दिन सिर्फ उसकी ट्यूबिंग का खर्च जो है वो 2.5 लाख है, क्योंकि ना हम ट्यूबिंग बनाते हैं ना हम उसका मेम्ब्रेन बनाते हैं जहाँ से हम ऑक्सीजन लगता है। बिल्कुल, तो एक नया अध्याय जुड़ गया है बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम में। निश्चित रूप से जिस इक्मो मशीन का इंतजार हो रहा था, यानी अगर मरीज इक्मो में चले जाते थे तो उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता था हैदराबाद या फिर जो बड़े अस्पताल हैं जो दूसरे राज्य में, लेकिन अब बिहार में पहला अस्पताल पारस, जहां पर इक्मो मशीन आप देख सकते हैं कि ये खरीदारी हो गई है। अब अगर ऐसे मरीजों को जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल लंग्स की, हार्ट की, तो अब इक्मो मशीन यहां सपोर्ट के लिए तैयार है। जाहिर है पारस ने एक अच्छी कोशिश की है ताकि जो संभावित तीसरी लहर है उससे बचा जा सके और जो मरीज है उसकी जान बचाई जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में नेताजी चुनाव हार गए तो सारा गुस्सा वोटर पर ही उतारने लगे। जब अपनी करतूत से नेताजी जेल चले गए तो उनके समर्थक विरोधियों पर फिर से टूट पड़े। खिजरसराय के बख्तर गांव में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। लाठीबाजों का हुजूम कुछ ग्रामीणों पर टूट पड़ा है। जिसे मौका मिल रहा है वो एक दूसरे पर लाठी लेकर बरस पड़ा है। कहीं डंडे की चोट पड़ रही है तो किसी कोने से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। लठैतों का यह आग बबूला हुजूम उन ग्रामीणों को निशाना बना रहा है जिनकी शिकायत पर सिसवर पंचायत के पूर्व मुखिया जयराम यादव सलाखों के पीछे डाल दिए गए। ये विवाद पिछले सप्ताह उस वक्त शुरू हुआ जब सिसवर पंचायत के मुखिया का चुनाव गांव के दबंग जयराम यादव हार गए। फिर क्या था, उनका गुस्सा उन वोटरों पर बरपने लगा जिन्होंने पंचायत चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। सरेआम चुन चुन कर विरोधियों की धुनाई की, थप्पड़ और डंडे बरसाए। मारपीट का ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो गया पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया जयराम यादव को जेल में डाल दिया। विरोधियों की शिकायत पर पूर्व मुखिया जयराम यादव जेल चले गए तो उनके समर्थक बकरथर गांव में फिर हंगामा मचाने लगे। लठैतों की टोली उन विरोधियों को ढूंढने लगी जिनकी गुहार पर जयराम यादव जेल भेजे गए थे। तो एक बार फिर बख्तर गांव की गलियों में चीख पुकार मचने लगी और दबंगों का हुजूम सरेआम कहर बरपाने लगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। नवादा में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। रजौली वन क्षेत्र में हाथियों ने एक मकान को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों के झुंड ने यहां पर उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम हाथियों के रेस्क्यू के लिए जोर शोर से लगी हुई है। झुंड में करीब 9 हाथी बताए जा रहे हैं। करीबन 3 बजे रात में हाथी आया, तोड़ फोड़ किया मेरा चाचा का घर और हम लोग हल्ला किए तो इस रूट में जंगल घुस गया है। कितना संख्या में था हाथी? 8-9 का। और दिल्ली से तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि लालू यादव पटना आने को बेताब हैं, लेकिन लालू की सेहत सबसे प्राथमिकता पर है। डॉक्टर से उनके पटना आने को लेकर सलाह ली जा रही है। तेजस्वी आज शाम तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए भी रवाना होंगे। देखिए वो तो बड़े इच्छुक हैं आने के लिए। हम जाके मुलाकात भी किए थे और आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम लोगों ने कंसल्ट किया है
जैसा डॉक्टर अपना राय बताएंगे उसी हिसाब से, क्योंकि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी है। और क्योंकि चुनावी सभा में आप लोग सब लोग जानते हैं एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से अभी वो आना चाहते हैं तो उसको लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर अपना फाइनल राय नहीं बताएंगे, जब भी आना होगा 2-3 दिन पहले ही वो राय बता पाएंगे डॉक्टर, तब पता चलेगा। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि कल वो कुशेश्वर स्थान पहुंचेंगे और वहीं पर बैठक कर प्रचार प्रसार की रणनीति तय की जाएगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि असल चुनौती आरजेडी से नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू से है। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि गठबंधन टूटा नहीं है, लेकिन आरजेडी को बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस को देनी चाहिए थी। से चुनौती तो रहेगी। चुनौती भाजपा गठबंधन से का हम लोगों का है। राजद तो ठीक है, राजद भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, उसमें कोई ये ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये सीट कोई राजद का नहीं था, ये सीट जनता दल यू का था, जिसके वजह से जो एमएलए जीते थे पिछली बार वो खाली हुआ है और वहाँ पे चुनाव में हम लोग लड़े थे। ठीक है, किसी तरह से बात नहीं बन पाई, वो अलग बात है। लेकिन गठबंधन पे कोई असर देगा या इसके परिणाम असर देंगे? नहीं, कोई ऐसा नहीं कि गठबंधन समाप्त हो गया है और ये ठीक है। इस चुनाव के लिए हम लोग अपनी अपनी ताकत के अनुसार लड़ रहे हैं। खबर नालंदा के राजगीर से है, जहां बेन प्रखंड क्षेत्र के एक सारा पंचायत के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस गांव के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है, वहां मुखिया के भाई नल जल योजना के तहत लगाई गई ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई करते हैं। गांव की अधिकांश गलियों में नालियां और सड़कें भी नहीं हैं। मुखिया जी का कहना है कि यह जमीन इनका रास्ता नहीं है, इसलिए पानी नहीं जाएगा, जबकि सर्वे में 640 नंबर प्लॉट नंबर गलियारा है। यह साल बहनों के रिश्तेदारी के लेकर के मुझ पर ऐसा कलश किया गया है। पाइप तो बिछा हुआ है, घरे घरे पाइप पे बिछा हुआ है, मगर एको बूंद पानी नहीं गिरता है। पानी लाते इधर उधर से, गाँव पर से, कहीं से चापाकल पर से ढोढ़ा के लाते हैं। लेकिन आज तक जो देख रहे हैं टंकी दोनों जो शोभनीय है, इसमें आज तक नल का जल वहाँ नहीं पहुँचा है। पानी में, टंकी में पानी कहाँ जाता है? पानी तो डायरेक्ट पानी चलता तो जाता है, जब लाइन कट गया तो कोई मतलब नहीं, बिना लाइन के यहाँ पानी नहीं है। ऐसे टंकी में अगर पानी था तो कुछ तो सप्लाई होता, लेकिन आज कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी की अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। खेड़ा मिल्क यूनियन ने साबित कर दिया कि लगन, समर्पण और ईमानदारी से पूरे समाज की भलाई के इरादे से कोई काम यदि सबकी भागीदारी से किया जाता है तो कामयाबी जरूर मिलती है। 1952 में खेड़ा मिल्क यूनियन ने अपनी खुद की डेयरी शुरू करने का फैसला किया। साथ ही भारत सरकार ने पोल्सन डेयरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ऐसे में मिल्क यूनियन के सपनों में नया रंग भरने की उम्मीदें और बढ़ गई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।